हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज जुडिशरी 009। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट करने वाले हैं, इंडियन पेनल कोड आईपीसी। और आईपीसी थोड़ा मेरे बिल्कुल दिल के करीब है और मेरे को अच्छा लगता है ये पढ़ना। तो क्योंकि मेरा जनरली काम इसी में रहता है, तो चलो अपने शुरू करते हैं इसको, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर आईपीसी का अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देखो तो 1833 में चार्टर एक्ट जो आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी चार्टर एक्ट, उसमें फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था। जिस लॉ कमीशन को काम दिया गया कि वो पेनल प्रोविज़न है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बनाएं और यूनिवर्सल लॉ बनाएं, कुछ ऐसा जिसमें पेनल प्रोविज़न जो इंडिया के रिगार्डिंग हो। अब जो लॉ कमीशन फर्स्ट बनाया गया था इसी काम के लिए, उसका जो प्रेसिडेंट, उसका जो अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले जो बनाया गया था, ये बनाया गया 1834 में। 1834 में जब वो लॉ कमीशन बनाया तो उसने जब आईपीसी के बारे में अपना ड्राफ्ट तैयार किया, अपनी रिपोर्ट्स तैयार की, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट आईपीसी के रिगार्डिंग कि ऐसे ऐसे लॉ बनने चाहिए और ये ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, 1837 में अपनी रिपोर्ट गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको भेज दी 1837 में। और फिर उस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ। फिर 1845 के करीब एक और जो सेकंड लॉ कमीशन जब बना तो उसको ये काम दिया गया कि जो लॉर्ड मैकॉले की जो लॉ कमीशन था, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट्स बनाई या ड्राफ्ट किए जो लॉ, उसको आप रिव्यू करिए। तो सेकंड लॉ कमीशन ने इसको रिव्यू करना शुरू किया। रिव्यू करने के बाद उन्होंने 1846 और 1847 में 2 रिपोर्टें फाइल की। 2 रिपोर्टें जब फाइल की तो वो फिर वही वैसे ही गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भेजी गई। उस काउंसिल में 2 लॉ ऑफिसर थे जो उसके लीगल ऑफिसर थे। उन्होंने इसको अच्छे से जांचने के बाद इसको थोड़ा इसको रिवाइज़ किया। रिवाइज़ करने के बाद उन्होंने जो जनरल जो इंडिया का गवर्नर जनरल था जब, उसके पास अपनी रिपोर्ट्स भेजी। रिपोर्ट भेजने के बाद ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये भेज दिया गया, तो और इस पे जो बिल है वो ड्राफ्ट कर दिया गया। तो अल्टीमेटली ये इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी ऐसी है कि ये इसमें करीब करीब 17-18 साल लगे हैं, और देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इसकी रिसर्च पहले होनी शुरू हो गई थी। आईपीसी बनानी चाहिए इंडिया के रिगार्डिंग, पैनल प्रोविज़न होने चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल पैनल प्रोविज़न थे नहीं। और फिर 1856 के करीब जब ये बिल पूरा ड्राफ्ट हो गया तो फिर गवर्नर जनरल जो इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके पास ये भेजा गया। भेजने के बाद 1860 में इसको पास कर दिया गया। तो जो इसकी गवर्नर जनरल की जो असेंट है वो 6 अक्टूबर 1860 में इसको दे दी गई कि भाई साहब ये पूरा ड्राफ्ट हो चुका और ये तैयार है। और फिर इसको इन्फोर्स कर दिया 1 जनवरी 1862 में। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। उसके बाद जब ये अब देखा जाए तो आज भी इंडियन पेनल कोड 1860 वैसे क्या वैसे एप्लीकेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो लॉ बने हैं आज़ादी के बाद, हमें वो पढ़ने चाहिए। हम पीछे वाले लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसके लिए आप आर्टिकल 372 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको आप देख सकते हो, जिसमें ये कहा गया है कि कोई लॉ अगर वो आज़ादी से पहले जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट से पहले बनाए गए थे और वो इनकंसिस्टेंट नहीं थे, मतलब वो कंसिस्टेंट थे बाकी लॉ, मतलब बाकी लॉ को हिट नहीं करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो जनरली अपने ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स से रिगार्डिंग थे उसको हिट नहीं करते हैं, वो लॉ अच्छे होंगे और उसको वैसे के वैसे एप्लीकेबिलिटी मिल जाएगी। तो इसीलिए आईपीसी आज तक लागू है।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज तक लागू है, इंडियन एविडेंस आज तक लागू है। तो ये इसको आप इस तरह से देख सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 13 अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे देखोगे तो वो ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्समेंट से पहले लॉ बनाए गए थे, और वो अगर आर्टिकल 13(1) ये कहता है अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होंगे, वो सारे लॉ उसी दिन से खारिज समझे जाएंगे, वो ख़त्म माने जाएंगे। लेकिन जो लॉ अच्छे हैं उनका उसको उस पर लगेगा आर्टिकल 372, वो लॉ अच्छे होंगे, वो वैसे के वैसे एप्लीकेबल रहेंगे। इसीलिए आज आईपीसी हम पढ़ रहे हैं और ये एप्लीकेबल है हमारे ऊपर आज भी। और ये जो है ये कंकरेंट लिस्ट का टॉपिक है आईपीसी, मतलब स्टेट भी इस पे लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे लॉ बना सकती है। ये शेड्यूल 7 में जो है उसकी जो कंकरेंट लिस्ट की जो एंट्री नंबर 1 में ही इसको आईपीसी को देख सकते हो आप। तो मैं आपको बता दूं, ये शेड्यूल 7 है जो ये हमें बताता है कि कौन कौन से टॉपिक पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और कौन कौन से टॉपिक पे यूनियन लॉ बना सकती है, और कौन कौन से टॉपिक पे ये स्टेट और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जो आर्टिकल 245 में भी आप 246 के साथ पढ़ सकते हो। तो 7th शेड्यूल उसी से डील करता है, जिसमें ये लिस्ट दी गई है और एंट्री बाद में कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री फर्स्ट में आईपीसी आ जाती है। उसके बाद इसका अगर प्रिएम्बल देखोगे, वेयर इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पेनल कोड फॉर इंडिया, तो बेसिकली ये इसका प्रिएम्बल है, वो ये कहता है कि जनरल पेनल कोड है सारे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, ये थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल रहेगा। अब देखा जाए तो जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने से जो जम्मू कश्मीर है उसमें जो यूटी में कन्वर्ट हो गया। अब वो जो लॉ थे जिसमें ये लिखा जाता था कि दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो हटा दिया है। अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी वैसे ही अपनी आईपीसी एप्लीकेबल होती है। वहाँ पे जो उनका आईपीसी उन्होंने खुद की बनाई हुई थी, रणबीर आईपीसी, रणबीर पेनल कोड, वो ख़त्म हो गया है। अब आपने वहाँ पे आईपीसी एप्लीकेबल होगी वैसे की वैसे। अब इसका आता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 ये कहता है कि ये थ्रू आउट इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, और सेक्शन 2 ये कहता है कि इसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या रहेगी। और 2 और 4 को अगर साथ में पढ़ोगे, सेक्शन 2 और 4 को, तो आपको पता चलेगा कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होती है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होती है। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वो होती है जो जैसे जो अपनी टेरिटरी है पूरी इंडिया की, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ये है कि जो आप अपनी टेरिटरी नहीं है लेकिन बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन, मतलब उसको मान लिया जाता है कि ये अपनी टेरिटरी है। अब सेक्शन 2 में सेक्शन 2 ये कहता है कि कहीं पे भी ऐसा पूरे इंडिया में कहीं पे भी कोई अपराध होता है वो आईपीसी में कवर्ड होगा, और अकॉर्डिंग टू जो भी उसके पास सेक्शन अट्रैक्ट होगा वो आईपीसी में अगर आ जाता है तो उस पर आईपीसी वैसे की वैसे यूनिवर्सल लगेगी। और सेक्शन 3 कहता है कि अगर मान लीजिए ऑफेंस बाहर भी कोई करता है और उसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ता है तो इट इज़ डीम्ड टू बी ऑफेंस विद इन इंडिया, तो माना जाएगा कि इंडिया में ही ऑफेंस हुआ है और इंडिया में ही उसकी ट्रायल होगी। अब मान लीजिए बंदे ने ऑफेंस किया है इंग्लैंड में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट, किसी को अबेट किया और जिसकी वजह से कोई ऑफेंस इंडिया में हो गया। जैसे अभी ऑनलाइन आपने देखते हैं ऑनलाइन ऑफेंस ऐसे कुछ हो जाते हैं, अपनी फेसबुक की आईडी में कुछ किसी ने किसी को हैक कर लिया, या उसका कोई अकाउंट हैक कर लिया, अकाउंट में से पैसे कितने निकाल लिए। तो जनरली होता क्या है, बंदे वो बाहर बैठे होते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ रहा होता है, तो ये समझा जाता है कि ये ऑफेंस विद इन इंडिया हुआ है और उस पर आईपीसी अट्रैक्ट होगी। तो आपको इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब मान लीजिए वो बंदा अगर, अब बंदे की ट्रायल कहाँ पे चलेगी, तो इसके लिए आप सीआरपीसी का सेक्शन 188 पढ़ सकते हैं। जहाँ पे भी वो बंदा पकड़ा पाया गया इंडिया में, जहाँ कहीं पे भी हुआ, तो वहाँ पे उसकी ट्रायल इंक्वायरी शुरू की जा सकती है उसी जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास जहाँ पे वो एरिया में वो पकड़ा गया या पाया गया। लेकिन उसकी ट्रायल और इंक्वायरी चलाने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रीवियस जो है सेंक्शन लेनी पड़ेगी। सेंक्शन इन द मीन कि ये वो अपनी इसकी कंसेंट देंगे आपको इंक्वायरी और ये ट्रायल चलाने के लिए।
तो ये कॉग्नियंस बार है होगा जब तक वो सैंक्शन नहीं ली जाती। चलो वो मैं CRPs में पढ़ाऊँगा क्या होता है कॉग्नियंस। उसके बाद आता है सेक्शन 4 इसका IPC का। वो ये कहता है अगर इंडियन सिटीज़न कहीं पे भी इंग्लैंड अमेरिका कहीं पे भी कोई ऑफेंस ऐसा करता है जो IPC में कवर्ड है, IPC में जैसे मान लीजिए इंडिया में किडनैपिंग ऑफेंस है, अब है भी, लेकिन इंग्लैंड में वो ऑफेंस नहीं है और अपना इंडियन सिटीज़न बाहर इंग्लैंड जाके वो किडनैपिंग करता है, तो ये समझा जाएगा कि वो इंडिया का जो सिटीज़न है उसके ऊपर IPC लगेगी और उसको यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है। वैसे ही अगर अपने इंडिया के शिप्स हैं वहाँ पे कोई भी बंदा अपराध करता है तो वहाँ पे समझा जाता है ये इंडिया की जुरिडिक्शन है और इंडिया लॉ एप्लीकेबल होगा। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो, ये सेक्शन 4 और इसकी इंटरप्रटेशन है। अब IPC शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले जो है इसकी जो डेफिनेशन है उनको ऊपर अच्छा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इंजरी है, सेक्शन 44 की डेफिनेशन में जब इंजरी पढ़ोगे तो इंजरी की डेफिनेशन है एनी हर्ट कॉज्ड इलीगली टू एनी पर्सन हिज बॉडी माइंड रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। अब देखिए इंजरी की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हार्म को देखने के लिए आपको 319 सेक्शन 319 सेक्शन IPC का देखना पड़ेगा, जिसमें हर्ट की डेफिनेशन है। वो ये कहता है कि 3 चीज़ें होंगी हर्ट में, इंक्लूड पेन, इन्फर्मिटी या डिजीज़। अगर तीनों में से कोई भी चीज़ होगी तो समझा जाएगा आपको हर्ट बंदे ने किया है। अगर आपको किसी चीज़ से पेन हो गई या इन्फर्मिटी का मतलब ये है कि आपका बॉडी पार्ट को वीक कर दिया उसने, या डिज़ीज़ होगी आपको किसी तरीके से, तो ये समझा जाएगा जिसने भी कोई एक्ट किया आपके रिगार्डिंग, आपको पेन या आपको डिज़ीज़ या इन्फर्मिटी करने के लिए कोई चीज़ की है तो समझा जाएगा उसने आपको हर्ट किया। अब इंजरी की अपने डेफिनेशन पढ़ रहे थे सेक्शन 44, उसमें कहा इंजरी टू एनी पर्सन। अब पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 11 में दी गई है, तो पर्सन की डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ पर्सन भी आ जाते हैं और कंपनी भी आ जाती है और एसोसिएशन ऑफ एनी पर्सन वो भी इंक्लूड समझे जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर मान लीजिए 499 में जो सेक्शन 499 में जो डेफिनेशन दी गई है डेफामेशन की, अब डेफामेशन मानोगे तो क्या कंपनी का हो सकता है क्योंकि वहाँ पे वर्ड एनी पर्सन है 499 में, और एनी पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी भी इंक्लूड है। अगर सेक्शन 11 देखोगे तो आप इसको, अब IPC को हमेशा इस तरह से देखना है, इस तरह से ही पढ़ना है बेरक्ट से। तो मैं अपने इंजरी की डेफिनेशन देख रहा था, तो इंजरी में एनी पर्सन उसमें इंक्लूड हो गया, एनी हर्ट टू एनी पर्सन कॉज्ड इलीगली। अब कॉज्ड में 2 चीज़ें होती हैं, एक्ट और ओमिशन। अब एक्ट की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो आपको सेक्शन 32 और 33 दोनों देखने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे एक्ट की डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन मैं अपने तरफ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्ट वो चीज़ है जो आपको रोका गया है लेकिन आपने कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड एक्ट। और ओमिशन वो होगा जो आपको करने के लिए बोला गया है लेकिन आपने नहीं किया, दैट इज़ कॉल्ड ओमिशन। ये एक्ट वो रहेंगे, और एक्ट और ओमिशन ये दोनों या तो एक या सीरीज ऑफ एक्ट और सीरीज ऑफ ओमिशन, इनको एक ही माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ IPC। सेक्शन 32 और 33 इसके लिए आप दोनों देख सकते हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, लेकिन IPC में अगर देखोगे तो ओमिशन ऑफेंस नहीं है, लेकिन इलीगल ओमिशन ही होगा तभी ऑफेंस होगा। अब दोनों में फ़र्क क्या, ओमिशन और इलीगल ओमिशन में? देखिए आपको जैसे कहीं पे स्विमिंग पूल में मैं नहाने गया, मेरे साथ एक लड़का और था जो स्विमिंग नहीं जानता था, वो स्विमिंग पूल में गिर गया। उसने स्विमिंग करने की कोशिश करना चाहता था लेकिन वो गिर गया अंदर स्विमिंग पूल में। साइड में वो करना चाहता था पकड़ के उसको, वो साथ में जो डंडे लगे होते हैं, लेकिन वो उसका हाथ छूट गया और अंदर वो डूब गया। वो डूब रहा था और मैं उसको देख रहा हूँ और वो डूब के उसकी डेथ हो गई। क्या मेरी कोई लायबिलिटी है? हाँ, मैंने ओमिशन किया है। ओमिशन ये है कि जो मेरे को करना चाहिए था, उसको सेव करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, लेकिन ये इलीगल ओमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आई वॉज नॉट अ ड्यूटी बाउंड टू डू दिस। इट इज़ अ मॉरली रॉन्ग हो सकता है लेकिन ये ऑफेंस नहीं है। लेकिन
अगर मेरी ड्यूटी वहाँ पे थी कि स्विमिंग पूल के पास मैंने वहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं पैसे लेता हूँ, मेरी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल मैंने उस उनके साथ किया हुआ है कि भाई मैं लाइफ सेवर हूँ उस स्विमिंग पूल के पास, और मैं बचाऊँगा लोगों को या मैं बच्चों को जो भी है स्विमिंग सिखाऊँगा। अगर मैं अब उसको नहीं बचाता और वो उसकी डेथ हो जाती हो तो मैं लायबल हो सकता हूँ इल्लीगल ओमिशन में। इसीलिए ये समझा जाएगा कि जो आपने अपनी ड्यूटी थी आपने नहीं निभाई तो ओमिशन कर दिया। तो कॉज्ड में दोनों चीज़ें आती हैं, एक्ट भी आता है और इलीगल ओमिशन भी आता है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। अभी अपने इंजरी की डेफिनेशन ही देख रहे हैं, सेक्शन 44। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनी हर्ट कॉज्ड टू एनी पर्सन इलीगली। अब इलीगली की डेफिनेशन देखने के लिए आपको सेक्शन 43 देखना पड़ेगा। अब इलीगली की डेफिनेशन और लीगली बाउंड टू डू दोनों डेफिनेशन 43 में कवर्ड हैं। इलीगली अगर देखोगे तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं, विच इज़ ऑफेंस, विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। अब इसको समझने के लिए मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इलीगली किसे कहते हैं। मान लीजिए एक रोड है, उस रोड में मैंने देख रहा हूँ एक बंदा, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है और वो लटखटाता ऐसे ऐसे करके आ रहा है। जब वो रोड क्रॉस करने लगा तो मेरे को लगा यार ये बंदा गिरेगा और ये किसी को गाड़ी आएगी, गाड़ी में हिट करेगा और इसकी डेथ हो सकती है या इसको चोट लग सकती है। मैंने क्या देखा, दूर से एक बस आ रही है और वो बंदा खटखटाता हुआ आगे आ गया, और जब वो बस के तुरंत सामने आने वाला था मैं भाग के गया और उसको जंप करके उसको धक्का मार दिया और उसको सेव कर लिया। लेकिन जब मैं ड्यूरिंग सेव कर रहा था उसका सर जाके सेंट्रल जो वर्ज होती है, जो रोड के में जो सेंटर जो वो छोटी सी वो बना रखी होती है पटड़ी सी, वहाँ पे उसका सिर लगा। सिर लगने से उसकी डेथ हो गई। अब ये बताओ क्या मेरी लायबिलिटी क्या होगी इसमें। अब इसको लायबिलिटी को समझने के लिए आपको इंजरी देखना पड़ेगा, क्या इट वाज अ इंजरी। अब देखिए हर्ट भी मैंने कॉज किया है, हर्ट बाय एनी पर्सन किसी पर्सन ने किया है, टू एनी पर्सन किसी पर्सन को किया है, और कॉज्ड भी किया है, एक्ट उसमें हुआ है। इलीगली में तीन चीज़ें हैं, विच इज़ ऑफेंस, विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। अब मैं किसी को बचाना क्या ऑफेंस है? क्या लॉ प्रोहिबिट करता है आपको? क्या ग्राउंड फर्निशेज होता है ऐसा सिविल एक्शन मेरे अगेंस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बचाने की कोशिश की। मैंने आपको जो किया, हर्ट भी किया है। मान लीजिए हर्ट में जो तीन है वो सारी चीज़ें कवर हैं, लेकिन ये इंजरी में कवर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो इलीगली के जो ग्राउंड्स हैं वो फॉल नहीं कर रहे हैं। तो आप इसीलिए अगर इलीगली नहीं है तो वो इंजरी नहीं है। आप इसको इस तरह से देख सकते हो। तो सेक्शन 43 जैसे मैंने आपको बताया, हर्ट टू एनी पर्सन कॉज्ड इलीगली, कॉज तो हुआ है लेकिन इलीगली नहीं हुआ है। तो इसी वजह से उसकी बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, किसी को भी मैंने हर्ट किया है तो इंजरी में कवर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने उसकी बॉडी को हर्ट तो किया है, कॉज्ड भी किया है, लेकिन वो इलीगली नहीं है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। आईपीसी पूरी इंजरी की डेफिनेशन और इलीगली की डेफिनेशन पे डिपेंडेंट है। अगर कोई भी फैक्ट्स, सर्कमस्टांसिस आपके पास आते हैं, केस आता है, आप इसको इस तरह से जज कर सकते हो। अब देखिए सारी आईपीसी में आपको देखना क्या है कि क्या पार्टिकुलर किस सेक्शन का मेंसरिया क्या बोल रहा है। मेंसरिया का मतलब ये है कि आपका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आपका माइंड और उस पार्टिकुलर एक्ट में आपका जो स्टेट ऑफ माइंड कैसा था। जैसे मेंसरिया का मतलब होता है कि गिल्टी माइंड, जनरली समझा जाता है गिल्टी माइंड, और एक्टस रिया का मतलब होता है गिल्टी एक्ट। अब ये दोनों चीज़ें जब जुड़ जाती है तो रिज़ल्ट निकलता है ऑफेंस। तो इसीलिए हमारी आईपीसी में जितने भी सेक्शन हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन मेंसरिया की रिक्वायरमेंट है, एक्टस रिया की रिक्वायरमेंट है। मेंसरिया मतलब गिल्टी माइंड, उसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है, उसका नाम अलग हो सकता है। जैसे आप सेक्शन 14
14 सेक्शन इंडियन एविडेंस का पढ़ सकते हो, वहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड को दिया गया है। नेग्लिजेंस हो सकता है, रैश हो सकता है, इल विल हो सकता है, गुड विल हो सकता है, इंटेंशन हो सकती है, नॉलेज हो सकती है। ये सारे क्या हैं? ये स्टेट ऑफ माइंड है आपका। ये आपका मेंसरिया हो सकता है। जैसे मर्डर में मेंसरिया क्या चाहिए होता है कि वो इंटेंशनली करता है या नॉलेजली कोई काम करता है। ऐसे ही अगर थेफ्ट में देखोगे तो डिसऑनेस्ट है, ये भी मेंसरिया है। डिसऑनेस्ट मतलब उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है कि उसने क्या सोचा, इंटेंडली काम किया, नॉलेज थी उसको ये काम करने की। तो आप हर सेक्शन का अलग अलग मेंसरिया है, तो आप उसको उस तरीके से दे सकते हो। जैसे किडनैपिंग है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बंदे ने एक लड़के को किडनैप किया, किडनैप करके काफ़ी जगह ले गया। और जब वो लेने के बाद जब पुलिस को पता चला, तो पुलिस उसको पता चला यार, पुलिस को पता चल गया, पुलिस ने मेरे बारे में कि पुलिस ने मुझे घेर लिया, मुझे अंदर करेंगे और मेरे पे ट्रायल चलाएंगे और मुझे सज़ा होगी। वो क्या है, बच्चे को लेके बाहर आ गया। बच्चे को कहता कि मेरे से तो मेरी इंटेंशन नहीं थी इसको ले जाने की, मैं तो वैसे ही हंसी मजाक में ले गया। पहली बात, किडनैपिंग ऐसा ऑफेंस है जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ पे मेंसरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो रीजनिंग ये है, कहती है कि जब आप विदाउट कंसेंट ऑफ गार्जियन से आप किसी बच्चे को बाहर ले जाते हो तो समझा जाता है कि आपने वो ऑफेंस कर लिया, इवन दो आप उसमें कोई भी मेंसरी की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि आईपीसी में सारे ऑफेंसेस में मेंसरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जिनों में है हो सकता है वो वेरी करती हो, किसी में रिक्वायरमेंट क्या हो और किसी में क्या हो। तो डिपेंड करता है कौन सा सेक्शन में आपका केस अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट मेंसरी की क्या रहेगी, उसकी रिक्वायरमेंट एक्टेसरी की क्या रहेगी। अब देखिए, मान लीजिए अब मेंसरी को जज कैसे करना है कि अब मान लीजिए कि इसका पार्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड उस सेक्शन के प्रति जो इंग्रेडिएंट है क्या वैसा उस स्टेज पे था जो इसने एक्ट किया है। उसके लिए आपने जो सरकमस्टांसेस है वो देखने हैं, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर क्या है ये कोई नहीं देख सकता। तो उसके लिए सरकमस्टांसेस है और जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, रीजनेबलनेस है, उससे आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि इस पार्टिकुलर सिचुएशन में आप प्रूडेंट मैन क्या करता, जो करता क्या वो अगर ऐसा काम करता वो ऑफेंस होता, क्या वैसा ही इसने काम किया है जो ऑफेंस हुआ है, या इससे हटके कोई ऐसा काम किया है, अगर वैसा किया है तो क्या वो ऑफेंस है या नहीं है। आप इसको इस तरह से देख सकते हो। अब मेंसरी है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो एक मेरा फ्रेंड था, उस फ्रेंड को मैं अपने टॉप फ्लोर पे ले गया, उससे बात कर रहा था। बात करने के बाद मैं बातों बातों में उसको बिल्कुल किनारे पे ले गया, क्योंकि वहाँ पे वॉल नहीं थी। मैंने कहा ये देख भाई नीचे देख, क्या मज़ा है नीचे, क्या नज़ारे हैं नीचे। वो देखने लगा और मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे करके टच कर दिया और वो नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। अब देखिए यहाँ पे मेरे पे चार्ज लगाया गया मर्डर का। क्या मेरे पे मर्डर लगता है? अब मैंने तो मर्डर की अगर रिक्वायरमेंट देखोगे सेक्शन 300 में जो सारी रिक्वायरमेंट हो गई, 300 को समझने के लिए पहले आपको 299 में जाना पड़ेगा और 299 से 300 में आना पड़ेगा। देखिए ये होमिसाइड है और इसके लिए क्या किसी को टच करना, टच मैंने तो मैं अपना डिफेंस ले रहा हूँ, मैं तो यार टच किया था। तो मेंसरिया ये नहीं है कि आप गिल्टी माइंड, इट इज़ अ कंसीक्वेंसेस ऑफ गिल्टी माइंड। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो, जो आपके कंसीक्वेंसेस थे ये ऐसे थे जिससे वो ऑफेंस साबित हो रहा है। इंटेंशन टू कॉज डेथ वाले क्लॉज में 299 में, जहाँ से सीधा आप 300 के क्लॉज 1 में पहुँच सकते हो, इंटेंशन टू कॉज डेथ, या पहले इंटेंशन टू कॉज सच बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, और इधर 300 में इंटेंशन टू कॉज सच बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, और उसमें डॉक्टर की ओपिनियन लग जाएगी या मेरे को पहले से पता था उस सिचुएशन का, उसको इस तरह से आप जज कर सकते हो। उसके बाद आईपीसी में अगर आप वर्ड देखोगे अनलॉफुल या इलीगल, अब इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न है, कहीं पे वर्ड अनलॉफुल है कहीं पे इलीगल है। तो इसमें जो फर्स्ट लॉ कमीशन जब बनाया गया था, मैंने आपको बताया कि 1834 में जब फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था, उन्होंने ये बताया था कि जो अनलॉफुल है और इलीगल है
ये फर्स्ट लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग दोनों वर्ड आईपीसी के पर्पस के लिए एक ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सिविल लॉ पर्पस के लिए दोनों की डेफिनेशन अलग होगी। आप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या और सिविल लॉ जितने भी हैं, एसआरए हैं, लिमिटेशन है, उसमें आप हमेशा वर्ड अनलॉफुल पाओगे, इलीगल वर्ड नहीं पाओगे। अनलॉफुल का मतलब हमेशा ये रहता है जो विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाय लॉ, मतलब विच इज़ नॉट, इलीगल का मतलब होता है विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। और अनलॉफुल का मतलब होता है विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाय लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसको कहते हो भाई आज के बाद तू किसी से शादी नहीं कर सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो सेक्शन 26 है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो आपको ये कहता है कि रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज का जो भी आपका एग्रीमेंट करते हो वो वॉइड होगा। वॉइड क्यों होगा, क्योंकि इट्स अनलॉफुल, ये लॉ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसमें जो वर्ड हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अनलॉफुल यूज़ किए जाते हैं, मतलब आप कर तो कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, एग्रीमेंट कर सकते हो, लेकिन उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते भाई साहब, इसीलिए वहाँ पे अनलॉफुल है, मतलब स्पोर्ट लॉ सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इलीगल विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इसका मतलब ये है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट्स अ लॉ बिटवीन पार्टीज, आप कर तो सकते हो लेकिन वो एग्रीमेंट तक रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट इज़ मेड बाय पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड बाय लॉ। लॉ ये देखेगा कि आप उस आपका एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है या इन्फोर्सेबल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा या वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। इलीगल है जो, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अपने दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया भाई तू अगर उसका मर्डर करेगा तो मैं तेरे को 100 रुपया दूंगा या 1000 रुपया दूंगा या लाख रुपया दूंगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करना भी आप अपने में कर सकता है बंदा, क्योंकि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में चला जाएगा कि दो बंदे आपस में स्टेट ऑफ माइंड उनका ऐसा है कि वो इलीगल एक्ट करना चाहते हैं, तो उनका एग्रीमेंट है वो इटसेल्फ इज़ अ ऑफेंस, तो इसीलिए ये इलीगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद ये जो इसके बेसिक्स हैं आईपीसी के, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने पूरी आईपीसी समझनी है तो आपको इसके बेसिक बड़े स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। उसके लिए आप बुक जो गॉड की बुक आती है जो, वो देख सकते हो, लेकिन वो ये है कि आपने जूरिस्ट नहीं बनना है। अगर आपने एग्ज़ाम पास करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो आपने बेर एक्ट पढ़ना है, बेर एक्ट के हर एक सेक्शन की इंटरप्रटेशन आपको आनी चाहिए। जैसे इसके इंटरप्रटेशन क्लॉज है, जैसे डेफिनेशन क्लॉज है सारे, वो एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए। जैसे ऑफेंस की डेफिनेशन 40 सेक्शन में है, तो उसको 3 उसकी ये है कि जो पार्ट 4 है, 5A पार्ट है, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो ऑफेंस की डेफिनेशन वैसी रहेगी। बाकी केसों में स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में ऑफेंस की डेफिनेशन क्या रहेगी उसको आपने पढ़ना है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है, इंडिया की डेफिनेशन क्या है, पर्सन की डेफिनेशन क्या है, नॉलेज की क्या है, वॉलंटरली की क्या है, ये सारी अगर आपने अच्छी से पढ़ ली, आईपीसी के आगे वाले सेक्शन आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। और उसके अकॉर्डिंग पार्टिकुलर सेक्शन में अगर वो वर्ड यूज़ किया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपने उस वर्ड का मतलब निकाल के हुए अपने तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है और कोई चीज़ बाहर नहीं निकालनी है। इसके लिए मान लीजिए डेफिनेशन क्लॉज में जो चीज़ें दी गई हैं और वो आपको अंदर सेक्शन में वैसे के वैसे पढ़नी है, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप सेक्शन 6 देख सकते हो। 6 में ये पार्टिकुलर दिया गया है कि डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, मतलब जो एक्सेप्शन होंगी उनको ध्यान में रखते हुए और सारी चीज़ें होंगी सारी। तो आईपीसी की जो जनरल क्लास है उसमें यही चीज़ें हैं। और बाकी मेंसरिया को आप कैसे देखोगे, जैसे इसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जॉर्ज हंस वाला एक केस है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। एक बंदा बाहर से आता है, तब इंडिया में आप गोल्ड नहीं ला सकते थे, ये तब की बात मैं बता रहा हूँ कि आप इंडिया में जो भी गोल्ड है वो इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन एक बंदा टाची भर के गोल्ड की ले आया और यहाँ पे जब पकड़ा गया उसने डिफेंस ये लिया, भाई मेरे को तो यहाँ का लॉ ही नहीं पता, मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो बड़ा ऐसे ही आ गया। तो ये उस पर फेरा एक्ट लगाया गया और कई एक्ट लगाए गए और उसमें ये बताया गया भाई साहब
अगर आपको यहाँ इंडियन लॉ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें हमारी गलती नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज़, यहाँ पे ऐसा है। तो आपके ऊपर ये आईपीसी की जो भी अट्रैक्टेड सेक्शन है वो लगेंगे, और आपका, क्योंकि पार्टिकुलर किसी सेक्शन में ऐसी सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है जैसे, जिसमें सोशली और इकोनॉमिकली वो हमारे जो एक्ट है वो हिट कर सकता है, मतलब हमारी इकॉनमी को हिट कर सकता है, जहाँ सोशली हमारे चीज़ों को हिट कर सकता है, तो उसमें मेंसरिया की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप आउटराइटली बंदे को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बेस पे उसको पकड़ सकते हो, उसको सजा प्रोसिक्यूट कर सकते हो, उसको इस तरह से आप देख सकते हो। जैसे वो सेक्शन 2, 3 जो आईपीसी के हैं उसके ऊपर था कि अब उसको उसकी ट्रायल जो चलाएंगे तो उस पे जो इंडियन लॉ लगेगा और वो स्ट्रिक्ट लॉ लगेगा, और फेरा का जो प्रोविज़न है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिए जाएंगे। तो जनरली किसी एक्ट में अगर मेंसरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसमें जो फार्मूला हमेशा वही देखा जाएगा कि पार्टिकुलर अगर वो एक्ट बनाया गया है तो एक्ट की पर्पज़ क्या था बनाने का, उसकी हिस्ट्री क्या है। अगर मेंसरिया अगर उसमें भर दिया जाए तो क्या वो पर्पज़ फुलफ़िल हो पाएगा, और अगर मेंसरिया ना करें क्या वैसे पर्पज़ फिल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी इंटरप्रटेशन करके, वैसे ही सारे सेक्शनों की इंटरप्रटेशन करके आपने देखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने सेक्शन अट्रैक्ट करना है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। बाकी मैं आईपीसी की क्लास रूटीन में लेना चाहता हूँ, या एक दिन छोड़ के लेना चाहता हूँ, और इसको आगे अपने सेक्शन करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आप क्योंकि ये सारी क्लास बिल्कुल फ्री है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी ये नॉलेज है बांटिए और अपने शेयर करिए। थैंक यू सो मच।